आपको पता है कि हमने पहले क्या पढ़ लिया था, हमने मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था, नॉर्मेलिटी पढ़ा है, फॉर्मेलिटी पढ़ा है, डेंसिटी पढ़ा है। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या थे, कंसंट्रेशन यूनिट्स थे बेटा। तो अब आज का जो हमारा कंसंट्रेशन यूनिट है वो इस अंदाज में है, पहला जो हम पढ़ेंगे अभी, कि उसके अंदर आप देखें, आपने पढ़ा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का हमने, ये मोलैरिटी क्या है, ये एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। अगर आपने सोल्यूशन बनाया होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कोई सॉल्यूट डाला होगा। अब आपने ये एज्यूम कर लेना है कि, यानी अब तक जो हमने मोलैरिटी पढ़ी है कि जब आपने सॉल्यूट को अपने सॉल्वेंट में डाला तो क्या होगा, वो सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, ये एक अहम बात है, मतलब आयन बनेंगे और डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्राम्स डालें सॉल्यूट के सोल्यूशन के अंदर, 2 ग्राम्स, तो क्या होगा, वो 2 ग्राम्स कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे किसमें, सॉल्वेंट में, और सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। ये आपके पास एक सिंपल सी बात थी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसा हो जाए कि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें और डालने के बाद क्या हो, डालने के बाद ये हो कि वो बजाय कंप्लीट डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पर होता यह है कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं बल्कि रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। अब मामला खराब हो गया। पहली वाली बात में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो आपके पास क्या थी, क्या कहते हैं, सॉल्यूट था, वो सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व था। लेकिन अब क्या है, अब वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, बल्कि सॉल्यूट भी मौजूद है अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में और अपनी डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर। लेकिन जो मोलैरिटी अब तक आपने पढ़ी है वो वजह है डिसोसिएटेड आयंस की। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आप मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं तो वहां पर समझ में ज्यादा आ जाएगी आपको बात क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है दो चीजें, आपको शायद नजर आ जाए साथ साथ ही। एक लिखा है एनालिटिकल एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दो किस्म की बातें हैं। नंबर वन, एनालिटिकल कंसंट्रेशन, जो हमने अब तक पढ़ी है मोलैरिटी। चलो हम फिलहाल और की मिसाल नहीं लेते, हम सिर्फ मोलैरिटी की मिसाल लेते हैं कि मोलैरिटी अब तक जो हमने पढ़ी थी, दैट मोलैरिटी इज कॉल्ड एनालिटिकल मोलैरिटी। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई मोलैरिटी होती है? हाँ जी, जब हमारे पास दूसरे नंबर में बात आएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, तो आपके पास दो किस्म की मोलैरिटी होगी। इस तरह मोलैरिटी भी दो तरह की हो सकती है। तो मोलैरिटी एनालिटिकल भी होती है और इक्विलिब्रियम भी होती है। तो ये आपने एक बात सीखी। अब सवाल आज का जो है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या होती है। एनालिटिकल मोलैरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आगे लिखता है दे आर नॉट द सेम। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन है, उसकी मोलैरिटी मुख्तलिफ है, इसलिए वो कहता है दे आर नॉट सेम। और ऐसा सोल्यूशन आप बना रहे हैं जिसमें सोल्यूट अपनी इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, यानी उसमें उसके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों फॉर्म मौजूद हैं, तो वो आपके पास डिफरेंट मोलैरिटी शो करेगी। तो बहरहाल इसको बड़ा आसान सा किताब ने यहाँ बनाकर लिखा है, तो देखें क्या लिखता है। कहता है analytical chemists prepare solutions of the non-analytical concentration, but the dissolved substances may be partially or totally dissociate। जो मैंने अभी बात आपसे कही है कि जो आप चीज हल करने लगे हैं वो पार्शली भी, यानी नामुकम्मल भी, और मुकम्मल दोनों तरीके से डिसोसिएट हो सकती है। इसकी एग्जांपल दे रहा है आपको। एस्टिक एसिड फॉर एग्जांपल इज अ वीक एसिड एंड डिसोसिएट अ few percent डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। देखिए, अगर आपने पानी में डाला NaCl, यानी एक खास मकदार में जो वाकई डिसोसिएटेबल हो, तो NaCl नहीं रहेगा। NaCl इज अ सॉलिड, वो चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। लेकिन जब आपने एस्टिक एसिड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बेटा AC से मुराद है CH3COO, आपके जहन में रहे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं यानी AC का मतलब है CH3COO। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे, या यूं समझ लें CH3CO, और जो आखिरी O है और साथ इसके H है, ये आपके लिए है ये OH पार्ट। तो ये आपके पास हो गया एस्टिक एसिड। तो बहरहाल इसमें आपने परेशानी होना, एस्टिक एसिड की शक्ल में लिखा हुआ हो CH3COOH या फिर ऐसे, ये एक ही बात है।
अब वो कहते हैं जब आप इसे डिसोसिएट करोगे, जब इसको आप डिसोसिएट करोगे या पानी में डालकर सोल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे, तो एक मामला ये होगा कि आपको दो किस्म के आयन मिलेंगे जिसका नाम है CH3COO नेगेटिव और प्लस OH पॉजिटिव, अपना H पॉजिटिव बेटा। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, तीन हिस्से मौजूद हैं। एक वो जो एसीटेट आयन, एक एसिड है और एक एस्ट्रिक एसिड है अनडिसोसिएटेड, इसे कहते हैं अनडिसोसिएटेड और इसको कहते हैं बेटा डिसोसिएटेड। अच्छा जी, अब आपको दोनों चीज नजर आ रही हैं। अगर आप CH3COO को आप यहाँ देखना चाहो तो आपके पास ये रहा CH3COO नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ये रहा। अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि भाई अब एक अजीब मामला चल रहा है कि सॉल्यूट पानी में या अपने सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा। अब उसकी मोलैरिटी क्या है? देखो एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने चीनी डालनी है, सपोज कीजिए एक पाव, ठीक है ना, एक पाव चीनी डालनी है पानी के अंदर, तो आप कहेंगे सर बड़ा मीठा हो जाएगा, एक पाव से तो बड़ा मीठा हो जाएगा। अच्छा, आप उसमें हल करने लगते हैं, लेकिन क्या होता है चीनी कंप्लीटली हल नहीं होती उसके अंदर, तो पानी आप जो सोच रहे थे जितना मीठा होगा वो उतना मीठा नहीं हो पाया। यानी जितना कंसंट्रेशन आप सोच रहे थे उसकी वो उतनी नहीं बन पाई, जितनी मोलैरिटी आप सोच रहे थे उतनी नहीं बन पाई। इसका मतलब है आपकी सोच से कम कंसंट्रेटेड या कम मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनेगा इस सूरत में जब डिसोसिएशन होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क था, ताकि मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट द सेम, तो डिफरेंस क्या है वो मैंने सिखा दिया। बहरहाल चंद एक बातें आपको और भी यहाँ पे देखनी है। वो लिखता है acetic acid, for example, is a weak acid that dissociate a few percent depending on the concentration to give equilibrium amounts of the proton यानी hydrogen ion and acetate ion यानी CH3CO negative ion. The more dilute the solution, greater the dissociation. ये ग्रीन लाइन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपने जब चीनी डाली पानी के अंदर वो हल क्यों नहीं हुई? क्योंकि जितनी मिकदार वो पानी जो आपने लिया था सॉल्वेंट के तौर पर चीनी को हल कर सकता था वो नहीं कर पाया, चीनी कम हल हुई। अब अगर आप पानी की मिकदार बढ़ा दें यानी डाइल्यूशन कर दें, तो वो जो चीनी हल नहीं हो रही थी वो भी हल होने लगेगी, यानी कंसंट्रेशन मजीद बढ़ने लगेगी। तो यहाँ भी वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा डिसोसिएट नहीं हुए, तो अगर आप ज्यादा डाइल्यूट कर दें सोल्यूशन को, तो वो हाइड्रोजन आयन की मिकदार बढ़ने लगेगी, मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म बढ़ने लगेगी। ये था जी आपके पास इस ग्रीन लाइन का मकसद, और ये आपके पास एक MCQ भी है या इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे रेफरेंस ये पढ़ सकते हैं आप अगर आप दरमियाने पढ़े, मैं जरा हाईलाइटेड चीजों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा है। द एनालिटिकल मोलैरिटी, यानी वो जो अब हमने दो किस्म की मोलैरिटी पढ़ ली, एक एनालिटिकल मोलैरिटी जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसोसिएट होता है, और एक वो मोलैरिटी जिसमें नहीं होता बल्कि इक्विलिब्रियम में चला जाता है। The analytical molarity is given by the notation CX, यानी जो हमने पहले मोलैरिटी पढ़ी थी, अगर आपको उसको अलग करना है इक्विलिब्रियम मोलैरिटी से या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से, तो आप उसको कुछ यूं अलग करेंगे। पहले वाले को कहेंगे CX, C मतलब कंसंट्रेशन, X जो है वो आपके पास मोल कह लीजिए, मोलर कह लीजिए, नॉर्मल कह लीजिए, जो आप सोल्यूशन बना रहे हो जिस कंसंट्रेशन में। While equilibrium molarity is given by X, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये थोड़ा सा नोटेशन का मामला है, अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे वो एग्जांपल दे रहा है, देखें बड़ी एहतियात से ये पढ़नी है आपने। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अब आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो आपके पास कैल्शियम आयन बनेंगे और प्लस आपके पास 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अब इसको सोचते हुए आपने बातें सोचनी आगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, आपके पास जो सॉल्यूशन है यहां पर वो जस्ट 1 मोलर है, ठीक है। अब वो लिखता है, और ये जो मैंने बोला ना 1 मोलर, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मोलैरिटी।
is completely ionized into constituent ions in a solution and gives at equilibrium. अगर ये equilibrium पर होगा तो क्या होगा, कहता है 0 मोलर कैल्शियम क्लोराइड होगा, तो फिर ये 1 मोलर नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, 0। तो ये आपने अभी यहाँ पर देख लेना है बेटा, क्या कहा मैंने, 0। अच्छा अगली बात भी समझते हैं, 1 मोलर कैल्शियम, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1, बैलेंस करें ना इक्वेशन को, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 मोलर कैल्शियम आयन है इसके अंदर, एंड 2 मोलर क्या है, ये जैसे 2 लिखा हुआ भी है, ये 2 मोलर क्या है बेटा, Cl नेगेटिव आयन है। तो ये इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज है, यानी इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज में वो जो आयन बनेंगे उसके एतबार से आपकी बहस होगी कि वहां पर सिंगल एक खालिस या एक मोलैरिटी वाले बात नहीं होगी, बल्कि आयन जिस हिसाब से मोलैरिटी बनाएंगे या डिसोसिएट होंगे उसके हिसाब से हम उस सॉल्यूशन को मोलर बोलेंगे। तो लिखता है hence we say that the solution is 1 molar in calcium ion and 2 molar in chloride ion। यानी अब आपको क्या करना पड़ा है, अलग अलग बोलना पड़ रहा है। पहले सिमिलर यानी एक ही कहते थे कि कैल्शियम क्लोराइड अगर कंप्लीट डिसोसिएट है तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन बना रहा है, लेकिन अगर वही मिकदार आपके पास अनडिसोसिएटेड भी है और डिसोसिएटेड भी है तो यानी इक्विलिब्रियम आ गया है, तो क्या होगा, फिर आपके पास 1 मोलर कैल्शियम आयन और 2 मोलर क्लोराइड आयन होंगे। तो ये आपके पास थोड़ी थोड़ी बातें थी बेटा, ये खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो भी छोटा सा ही है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन प्रिपरेशन द राइट कंसंट्रेशन, या डाइल्यूशन प्रिपेयरिंग द राइट कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन बहुत कीमती है बेटा। जैसे मिसाल हम यूं लेते हैं कि आप लोग उसमें शरबत बनाते होंगे, शरबत चलो बनाते हैं। अब शरबत बनाते हुए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, हमने बनाना है लेमन जूस, ठीक है, उसमें चीनी डलती है, उसके अंदर लेमन डलता है, उसके अंदर क्या कहते हैं नमक भी डलता है, वाटर भी होता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब आपने करना ये है कि देखें, आपने करना ये है कि आपके पास होगा थोड़ा सा पानी, आप ऐसे बनाते होंगे, थोड़ा सा कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं पर बेसिक सेंस सेम है। पानी लिया आपने थोड़ी मिकदार में, ठीक है, ताज़ा पानी ले लिया ताकि चीज़ें हल करना आसान हो जाए। तो आपने पानी ले लिया, पानी लेने के बाद क्या हुआ, उसमें डाल दिया आपने चीनी, उसे घोल लिया, नमक को घोल लिया, ठीक है, जितना उसे डिसॉल्व करना था आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाने 3 गिलास, ठीक है, लेकिन आपने 3 गिलास पानी नहीं लिया हुआ, या 3 गिलास इतना मिकदार नहीं ली हुई, आपने थोड़ी सी मिकदार ली हुई है, उसमें नमक भी डालिए, चीनी भी डाल दी, ठीक है, और लेमन भी आपने डाल दिया। अब इसको आप नहीं पिएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 3 गिलास के लिए बनाया गया, पर आपने अभी उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन तैयार किया है। अब क्या होगा, अब आप उसको डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे, उसमें आप पानी डालेंगे, पानी डालते रहेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते 3 गिलास हो जाएगा जितना आपने बनाना था। ये आपने क्या किया एंड के अंदर, ये आपने की है डाइल्यूशन। अच्छा, अगर आप डाइल्यूशन किए बगैर उस थोड़े से पानी में मौजूद बहुत सारे नमक, लेमन और चीनी को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा भी लगेगा और वो बहुत ही ज्यादा मतलब आपको तेज लगेगा। तेज मतलब कंसंट्रेटेड, तो वो इंतहाई कंसंट्रेटेड था, ठीक है ना। ये है जी मोर कंसंट्रेटेड, आप कहेंगे कि उसमें जो मोलैरिटीज हैं या कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब आप उसको डाइल्यूट कर लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन वो नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर पहली जो आपके पास कंसंट्रेशन है, यानी पानी डालने से पहले, वो अगर हम मान लेते हैं 10 मोलर है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, लेकिन जब आप पानी डाल लेंगे तो वो हो जाएगी 2 मोलर, 1 मोलर या 0.2 मोलर। तो आपके पास यही चीज सिखाई जा रही है कि अगर आपके पास पहले से एक सोल्यूशन हो जो कंसंट्रेट हो, जिसकी मोलैरिटी आपको नोन हो मिसाल के तौर पर, अब आप चाहते हैं कि उसमें से निकाल कर हम थोड़ी थोड़ी मिकदार लेकर और उसको बढ़ा लें। जैसे शरबत की बोतल आती है, ठीक है ना, जैसे मुख्तलिफ किस्म के शरबत हो सकते हैं, शेजान का या जामे शीरी, तो सारी बोतल तो एक साथ ही बनाते हैं ना, थोड़ी सी निकालते हैं, यानी दैट बॉटल कंटेन मोर कंसंट्रेटेड सिरप, और उसमें से आपने थोड़ा सा निकाला और निकालने के बाद पानी डाल दिया तो वो आपने क्या बना लिया, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट कर लिया। इस तरह से आप बहुत सारा उसमें से बना सकते हैं। इसी तरह से हमारी लैब के अंदर भी पहले से कुछ सोल्यूशन होते हैं, उनमें से आपको नए सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। जो पहले से सोल्यूशन मौजूद होते हैं दैट सोल्यूशंस आर कॉल्ड स्टॉक सॉल्यूशंस, या जो आप खरीद के लाए हैं डायरेक्टली वो है स्टॉक सॉल्यूशंस। और जो आपने नए बनाने हैं वो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। इसी चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो हम वापस अपने
चलते हैं बुक की तरफ। बुक क्या कहती है, देखें बुक ये कहती है कि वी ऑफन मस्ट प्रिपेयर द डाइल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन। मैंने आपको ये बात सिखा दी है कि स्टॉक सोल्यूशन क्या होते हैं। स्टॉक सोल्यूशन जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया, स्टॉक सोल्यूशन जो आपके पास ऑलरेडी है, और डाइल्यूट सोल्यूशन जो आपने बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे प्रिपेयर अ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड HCl सोल्यूशन टू बी यूज फॉर टाइट्रेशन। हमारे पास HCl का सोल्यूशन है जो कंसंट्रेटेड है और उससे हमने डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करने हैं, आसान बात। और we may have a stock standard solution from which we wish to prepare a series of more dilute standards. For example, हमारे पास एक सोल्यूशन है 1 मोलर, हमने उससे कई सारे सोल्यूशन बनाने हैं, जैसे वो हो सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी डिफरेंट किस्म की सीरीज बना सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की सिर्फ एक सोल्यूशन से। The millimoles of stock solution taken as dilution will be identical to millimoles in the final dilute solution. इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास जो स्टॉक सोल्यूशन है वो आप मिलीमोल में ले रहे हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड भी मिलीमोल, मिलीमोल मतलब वॉल्यूम, तो उसी वॉल्यूम में आएगा। बात समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखें बेटा, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आपके पास ये फार्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। इसको जो मैंने आपको लिंक्स भेजे हैं उन लिंक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये आपको C के एतबार से नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे M, ठीक है। C मतलब कंसंट्रेशन, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन के जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, डाइल्यूशन, परसेंटेजेस आगे आ जाएंगी, वो सब कुछ शामिल है कंसंट्रेशन के अंदर। तो C का मतलब एक वाइड रेंज है, लेकिन ज्यादातर जब हम मोलैरिटी का सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो फार्मूला जैसे मर्जी लिखें, ये दोनों के दोनों बराबर फार्मूलाज हैं, तो ये आपको एक बात याद रहे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ी सी यहीं पे समझा देता हूँ बात ताकि यही समझ में आ रहा है आपको। सपोज कीजिए वहां पे मैंने आपको बेटा दिए हुए हैं लिंक्स, वहां से जरूर देख लिया करें, वहां पे बहुत सारे सोल्यूशन अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, फायदा है उसके अंदर। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये जी आपके पास एक सोल्यूशन है, ये बीकर में पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि ये आपके पास 1 मोलर है, ठीक है जी, 1 मोलर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक सोल्यूशन। अब आपसे कोई कहता है भाई हमें ना एक काम और करके बताओ, वो क्या काम है जी? वो कहता है कि आपने ये लीजिए आपके पास फ्लास्क मिसाल के तौर पर, और ये जो फ्लास्क है आपके पास, ये सपोज कीजिए है जी 100 ml की, मिलीलीटर की। तो कहता है कि इस 100 मिलीलीटर में हमने इस ही सोल्यूशन का, सपोज कीजिए ये भी HCl है और आपने जो बनाना है वो भी HCl है, और वो कितना होना चाहिए जी? वो कहते हैं जी इसके अंदर जो नया सोल्यूशन बने वो 0.1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास सब कुछ क्या है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। अब आपको समझ में आ गई कि एक आपके पास स्टॉक है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये स्टॉक है, इसकी मोलैरिटी क्या है, 1 है, जबकि आपके पास दूसरा जो है इसकी मोलैरिटी आपको लेनी है और 100 ml सोल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो आपने क्या करना है, देखिए भाई, ये जो M1V1 है ये सब स्टॉक के लिए है, और M2V2 जो है आपके पास ये किसके लिए है, ये रिक्वायर्ड के लिए है। अब क्या करेंगे जी? अब आपने करना ये है कि यहाँ पर कुछ सोचना है। सोचना ये है आपने कि भाई जो मोलैरिटी आपको यहाँ पर दी गई है, सपोज कीजिए मोलैरिटी आपको दी गई है 1, किसकी है ये जी? स्टॉक की। ये आप लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सवालिया निशान। इसका मतलब ये होगा कि इस स्टॉक सॉल्यूशन से आपने कितना वॉल्यूम निकालना है, कि जब आप निकाल कर एक नया सॉल्यूशन जो कितना है 100 ml है वो बना लें, और
जो नया सोल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी कितनी हो बेटा, 0.1 मोलर। तो ये अब आपके पास एक कोटेशन बन गई कि आपको M1 भी दे दिया गया है, आपको M2 भी दे दिया गया है, आपको V2 भी दे दिया गया है, सिर्फ क्या मालूम करना है, V1। तो भाई V1 मालूम कर लें। यहां मैं V1 लिख लेता हूं, V1 इज इक्वल टू M2 V2 तो पहले ही है वहां पर, डिवाइडेड बाय M1। हाँ जी, वैल्यूज को पुट करें। M2 कितना है भाई, 0.1। इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1/10 ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। अच्छा, फिर लिखता है मल्टीप्लाई बाय 100 V2 जो है। लो भाई, ये आपके पास 100 आ गया, और ये जो आपके पास M1 है ये नीचे आएगा जो कि 1 है। अब क्या करेंगे जी, इसको हल करें। जब हल करेंगे तो क्या बना, देखें, ये ऊपर 100 है, नीचे 10 है, 0 से 0 काट दें, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा कितना, 10। ये 10 क्या है, वॉल्यूम, यानी ml, मिलीलीटर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है जो आपने सीख लिया कि भाई 10 ml क्या है। आपने इस 10 ml को निकालना है, कहां से, यहां से, पिपेट के जरिए से 10 ml को निकाल कर और इसमें डाल देना है। ये सिर्फ यहां तक आएगा, इतना सा। जब इतना आ जाएगा फिर क्या करेंगे जी, फिर आपने एक और काम करना है। वो काम ये है कि इसमें पानी डालना है, डाइल्यूशन करनी है, और डाइल्यूशन इतनी करनी है कि वो इस मार्क तक जो 100 ml को शो करता है तक पहुंच जाए। लो भाई, अब आपके पास जो सोल्यूशन बन गया है ये 100 ml है और 0.1 मोलर है। तो ये आपके पास सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन को करने पर आप क्या कर सकते हैं, डाइल्यूशन वाले, इसे कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन वाले सोल्यूशन बना सकते हैं। यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपके पास हो तो आप उसे डाइल्यूट बना सकते हैं। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ, नहीं जी मुझे तो नया सोल्यूशन 0.1 नहीं चाहिए, मुझे तो 0.2 चाहिए या मुझे 0.01 चाहिए, तो बस आप क्या करेंगे, वो जो मोलैरिटी है यहाँ पर वो आप तब्दील करते जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आपके पास आंसर जो आएगा उसके एतबार से आप डाइल्यूशन करके फार्मूला बना सकते हैं। ये तो थी आपकी समझ के आपने इसको कैसे कर लिया है, ठीक है ना बेटा। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ और वहां तकरीबन एंड करेंगे। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट बात है बेटा वो कुछ ऐसे है कि ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में कहा गया है, you wish to prepare a calibration curve of the spectroscopic या spectrometric determination। हम स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की और फिर उसका एक कर्व बनाते हैं, तो वो कहलाता है कैलिब्रेशन कर्व और स्पेक्ट्रोमेट्री। बहरहाल इसके इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल आप असल जो कैलकुलेशन उस पर ध्यान दें। डिटर्मिनेशन ऑफ द पर मैग्नेट, ये पर मैग्नेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यू हैव स्टॉक, यहां से आपने समझना शुरू करना है। यू हैव स्टॉक 0.1, यानी अब आपको मोलैरिटी दे रहा है, M1 कितनी दे रहा है, 0.1। सोल्यूशन एंड सीरीज ऑफ 100 ml वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और आपको बहुत सारी 100 ml की फ्लास्क भी दे रहा है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कुछ देर पहले। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन से वो कौन सा एक वॉल्यूम जिसको हम V1 कह रहे हैं, M1 के बाद जो V1 आया था, विल यू हैव टू पिपेट इनटू अ फ्लास्क, कितना उसमें से पिपेट के जरिए से निकालेंगे और फ्लास्क में डालेंगे ताकि जो नया सोल्यूशन बने वो 1 मोलर, ये लिखा है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाया जा सकता है, कंसंट्रेटेड से फर्दर कंसंट्रेटेड नहीं बनाया जा सकता। 2.0 या 2 × 10⁻13 और 5 × 10⁻13 के मैंने फर्स्ट सोल्यूशन, आपके पास 3 फ्लास्क हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अब आपके पास 3 फ्लास्क हैं और आपने हर फ्लास्क में अलग अलग सोल्यूशन बनाना है, जैसे मैंने अभी सिखाया। मैंने तो आपको एक सिखाया है लेकिन बता दिया है कि दूसरे भी ऐसे बना सकते हैं, फार्मूला में थोड़ा चेंज लेकर आना है। हाँ जी, देखें भाई, वो कहता है सपोज कर लीजिए ये आपका फार्मूला है, मैं डायरेक्टली फार्मूला पे आ रहा हूँ, ये फार्मूला है जी। अब आपको ये पता है कि जो C1 है वो स्टॉक सोल्यूशन है। स्टॉक कौन सी है जी, स्टॉक है जी 0.1, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 0.1, ये M1। V1 V जो के वॉल्यूम है इसलिए उसने वॉल्यूम की जगह पे ml लिखा है, मिलीलीटर। और मैंने डाला था सवालिया निशान तो उसने डाल दिया x, कोई बात है, यानी ये आपने निकालना है। क्यों निकालना है, ताकि इक्वल टू आप बना लें एक नया सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हो, कि कितनी मोलैरिटी हो,
1 इंटू 10⁻³ मोलर और वॉल्यूम कितना हो 100, यानी अब आपके पास वही चीजें आ गई, M1 भी आ गया, V2 मालूम करना है, ये बेटा जहां जहां M है वहां पे आप C बोल सकते हैं। इस तरह आपके पास C2 आ गया और C अपना V भी आ गया, C2 भी आ गया, V2 भी आ गया। अब आपको जस्ट एक चीज नहीं मालूम, दैट इज कॉल्ड V1, यानी ये आपने अपने पास समझ लेना है कि ये आपके पास बेटा हिस्सा है, इसके अंदर से चंद चीजें आपको पता चल गई हैं। देखें C1 क्या है जी, ये रहा, V1 आपको मालूम करना है, C2 ये मुकम्मल है बेटा, ये आपने अच्छी तरह याद करना है, मुकम्मल है, ठीक है। और जो आपके पास क्या है, V2 है, वो ये रहा, ठीक है जी। ये देखें सब कुछ मालूम है। अब क्या करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे, 0.1 को डिवाइड कर देंगे इस पूरी रकम से, जवाब आ जाएगा 1 ml। अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि स्टॉक सॉल्यूशन से पिपेट के जरिए से आपको जस्ट क्या करना है, एक यानी 1.00 मोलर निकालना है और निकाल लेने के बाद उसको 100 ml फ्लास्क में डालना है। यकीनन वो देखो 100 ml की फ्लास्क है, डाल कितने रहे हो 1 ml, तो बिल्कुल थोड़ा सा आएगा। तो बाकी फ्लास्क को भरना है पानी से ताकि आप उसे डाइल्यूट कर सकें। जितना डाइल्यूट कर जाएंगे उतना आसानी के साथ आपका जो नया सोल्यूशन बनेगा वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वो कहता है इसी तरीके से सिमिलरली फॉर द अदर सोल्यूशन, जो कि अदर सोल्यूशन भी तो है ना, पहला सोल्यूशन तो आपके पास ये था, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये जी 1 इंटू 10⁻³ अब कहता है ये तो बनाना है ना 2 इंटू 10⁻³, 5 इंटू 10⁻³, सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ एक जगह तब्दीली लेकर आओगे, और वो तब्दीली क्या है जी, वो तब्दीली आपके पास है ये जगह, यहाँ पर 1 लिखा है तो फिर अगली दफा 2 लिख दो, उससे अगली दफा 5 लिख दो, तो आपके पास जवाब तब्दील आ जाएगा। वो कहता है जवाब जो आपके पास आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, जब आपने यहाँ पर 1 लिखा था तो आंसर आया 1, जब आप 2 लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, जब आप 5 लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। और इसी तरह 10 बनाना हो तो यहाँ आ जाएगा आंसर 10, यानी ये आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, बेशक आपसे वन टाइम कैलकुलेट कर लो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, क्योंकि हमने तो सोल्यूशन बनाने हैं, सोल्यूशन बनाना मकसद है, कैलकुलेशन करना ज्यादा मकसद नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आएगी तो सोल्यूशन बनाएंगे, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितना ज्यादा कैलकुलेशन करें अब तो उसका आपको फायदा होगा, आपका ज्यादा कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आप वहां से सोल्यूशन निकालेंगे और आपको जितनी फ्लास्क है उन सब के अंदर डाइल्यूशन करते जाएंगे और नया सोल्यूशन आपके पास 100 ml होगा, और 100 ml भी होगा और इसके साथ साथ क्या होगा, आपके पास मोलैरिटी भी तब्दील होगी। देखें अब आपने क्या सीख लिया, अब आपने ये वाली बात सीख ली कि भाई अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन होते हैं तो आप उनसे डाइल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये बनाने के तरीके हैं, देखें बेटा ये तो तरीके आपको बताए जा रहे हैं। एक तो उसमें दो चीजें आप पढ़ रहे हो, एक तो उसको थ्योरेटिकली एक टॉपिक के तौर पर पढ़ रहे हो कि भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी पढ़ सकते हैं मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, या फिर आज जैसे हमने पढ़ा है डाइल्यूशन क्या है। ये तो हो गया आपके पास एक बड़ा सवाल जिसका नाम है कंसंट्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज का हिस्सा। लेकिन जो हम 7 एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ये असल में हम अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नए सोल्यूशन कैसे बनाए जा सकेंगे, तो वो सोल्यूशन जब आप बनाएंगे तो बेटा आपको फायदा होगा, सही है। तो ये था आपके पास अहम हिस्सा। तो बहरहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, फिर जब हम कल पढ़ेंगे तो बेटा इससे आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप चाहें तो वो एग्जांपल कर सकते हैं, इतना भी कर ले तो काफी है। फिर नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो आएगा हमारे पास वॉल्यूम के एतबार से, वॉल्यूम जैसे आपने एफएससी में सीखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, तो वो जो था ना वो था वहां पर जनरल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली कि आखिर वो किस तरह से रिलेट करते हैं लिक्विड्स के साथ, सॉलिड के साथ। तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट्स होंगी वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में होंगी कि उनके सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरा ख्याल उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो फिर अब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा बाद में।